रूसी कुर्सियाँ जूली और किंग का मुकद्दर बनी उल्फत की निशानदेही कर रही थी। बड़े करोफर से आंटी ने ऐलान करवाया कि जूली और किंग की बाकायदा रस्म मंगनी अदा की जाएगी। हॉल में मौजूद तमाम मोअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे मेहमान हैं। आइए मिलकर आज के जोड़े की रस्म मंगनी अदा करें। हर सू तालियों की गूंज सुनाई दी और मरहबा मरहबा के मोहब्बत भरे लबो लहजे कानों के पर्दों में रस घोलने लगे। जूली और किंग सब कुछ भूलकर इस माहौल में खुद को दुनिया के खुशकिस्मत तरीन जोड़ा तस्वर कर रहे थे। जूली के अंग अंग से कौसे कज़ा जैसे रंगों की तस्दीक होने लगी थी और किंग का वजूद एक औरत की चाहत में निखर रहा था। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ सुंदस हयात, नावल शिकार की 19वीं किस्त आपकी नज़र कर रही हूँ। नावल के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इजहार ज़रूर करें। अपने दोस्तों में से शेयर कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। और उसकी हंसी में पागलपन का तासुर अवध कर आया था। किंग ने फौरन आंटी के हाथों से जलता हुआ लिबास खींचकर इसमें लगी आग को बुझाना शुरू कर दिया। हाँ हाँ, बुझाओ आग। तुम मर्दों ने औरतों को समझ क्या रखा है? लौंडी, बांदी, पाँव की जूती। जब दिल चाहा कबूल कर लिया और जब दिल भर गया तो छोड़ दिया। ता जिंदगी का इंतजार देकर तुम गायब हो जाते हो। कहाँ है तुम्हारे वादे? और आज सिर्फ और सिर्फ 3 शराइत पर तुम्हारी इतनी लंबी चौड़ी तकरार हमारी इज्जत नफ्स को ललकार रही थी, तो हम क्या करते? तुम हमारा मान ही रख लेते। आंटी! चलो हटो, मैं जानती हूँ सब। तुम भी एक औरत हो, कहाँ बर्दाश्त करोगी तुम्हारे हक को कोई चंद लम्हे भी इस्तेमाल कर सके। यही बात तो हमें खाई जा रही है कि हमने अपने प्यार की गिरफ्त पर मुकम्मल कंट्रोल क्यों ना किया, वरना ये नौबत ना आती। आंटी जी, ये बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। हकीकत तो ये है कि बॉस को जब सारी दास्तान सुनाई तो उन्होंने बसद शौक आपकी हर ख्वाहिश को मुकद्दम रखा और हमदर्दी का इजहार किया। है तुम हमसे ऐसी हमदर्दी का इजहार मत करो जिसमें हमें खुद पर घिन आए। हम ऐसी वैसी सुबकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। हम इतने भी नातवान नहीं हैं कि किसी से प्यार की भीख मांगें। हमारे पास माजी का जितना भी प्यार का सरमाया मौजूद है वो काफ़ी है। आंटी, आंटी! कहते कहते जूली की आंखों में आंसू उमड़ आए और वो फूट फूट कर रोने लगी। किंग बुत सा बना साकित खड़ा था और उसे उस वक्त की नज़ाकत का बखूबी इल्म था कि थोड़ी ही देर में आंसुओं का रेला आंटी के दिल को मोम कर देगा। जूली, ए जूली, ना रो मेरी बेटी, हमसे गलती हो गई। मेरे पास बहुत से कपड़े हैं, तुम देखो तो सही इस अलमारी में कौन सा जोड़ा तुम्हें पसंद है, मैं पहन लूँगी। वो मेरी सहेली है ना, तुम्हारी माँ, तुम्हारे रोने पर मुझसे नाराज़ हो गई है। वो देख रही है, इस कोने में खड़ी है। मैं अपनी परेशानियों में तुम्हारी खुशियों का सत्यानाश नहीं कर सकती मेरी बच्ची। मैंने आंखों ही आंखों में तुम्हारी माँ से माफ़ी मांग ली है। देख, उसकी मुस्कुराहट में इजाफा हो गया है। अब तुम भी हंस दो, वरना मैं नाराज़ होकर तुम्हारी माँ से लगी हूँ तुम्हारी शिकायत करने। चलो हटाओ हाथ अपने चेहरे से और खुशी के तासुरात दो। तुम्हारी माँ को वापस जाना है ना? चलो हंसो, हाँ शाबाश, हाँ हंसो। जूली को जैसे माँ का दीदार करना था।
ہنستے مسکراتے آنسو پوچھتے سرخی مائل چہرہ ماں کے لفظ میں گم ہو کر اس کے موجود ہونے کا داعی تھا۔ ہر طرف نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اب تو وہ چلی گئی، جاتے جاتے کہہ گئی ہے کہ کلب میں منگنی کی خوشی میں وہ میرے ساتھ ڈانس کرے گی۔ ڈڈ ڈانس بسنتی، ڈڈ ڈانس بسنتی۔ تم حوصلہ رکھو جولی، تم اپنے منگیتر کے ساتھ رقص و سرور کی محفل جمانا، اور میں اپنی سہیلی کے ساتھ تمہاری خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ڈانس کروں گی۔ آنٹی، آنٹی۔ ہاں جولی، بولو میری بیٹی۔ آپ یہ جوڑا پہن لیں، مجھے بہت پسند ہے۔ واہ قسمت! جولی سچ بتاؤں، یہ تو اسی کے ہاتھ کا خریدا ہوا شاندار تحفہ ہے۔ اب تم نے میری نبض پہ ہاتھ رکھ دیا ہے۔ آنٹی جی، آپ کو جون سا جوڑا پہننا ہے آپ خود پسند کر کے پہن لیں۔ یہ نہ ہو پھر کہیں مجھ سے غلطی سرزد ہو جائے اور آپ کے دل کو تکلیف پہنچے۔ نہیں نہیں جولی، تم سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی، بلکہ یہاں تو ہر جوڑا کسی کی یاد سے منسلک ہے۔ کس کا انتخاب کرو گی؟ چلو یہی پہن لوں گی، تم اپنا دل چھوٹا مت کرو، مجھے تمہاری خوشیاں سب سے زیادہ عزیز ہیں۔ اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، سب کام ڈھنگ سے سر انجام دیے جائیں گے۔ اوہو، میں تو بھول ہی گئی۔ اب کیا ہوا آنٹی؟ ہونا کیا تھا، دولہا کا جوڑا تو لیا ہی نہیں۔ آپ پھر بھول گئی آنٹی، وہ سب کچھ لیا جا چکا ہے۔ اچھا، تو پھر ٹھیک ہے، جاؤ جاؤ تیاری کرو، میں بھی تیار ہوتی ہوں۔ آنٹی آپ پہلے واش روم میں چلی جائیں۔ بھئی میرے کمرے میں الگ واش روم ہے، تم نے دیکھا نہیں؟ اوہ، پھر سے بھول گئی ہو، میں نے تمہیں دکھایا نہیں۔ چلو خیر، یہ سب کچھ تمہارا ہے، خود کونا کونا دیکھ لینا، ہم تو مہمان ہیں اس گھر میں۔ سب یادیں چھوڑ کر اپنی پیاری سہیلی کے پاس چلے جائیں گے، اور تم اپنے ساتھی کے سنگ یہاں رہنا، اور کبھی کبھار مجھے اور میری سہیلی کو ملنے ضرور آنا، بچوں سمیت۔ جولی کی ہنسی نکل آئی، ہاتھوں سے چہرہ چھپائے بھاگ نکلی وہاں سے۔ دیکھا، بچوں کا نام سنتے ہی شرم آ گئی ہے، اب تم بھی جاؤ نا، گو گو۔ کنگ اوکے کہتا ہوا دوسرے کمرے میں آ گیا۔ جولی، کیا کہا تھا آنٹی نے تم سے کہ تم شرما کے وہاں سے بھاگ نکلی؟ کچھ بھی نہیں، کچھ تو ہے جس کی رازداری کی جا رہی ہے۔ کہہ رہی تھیں کہ 4 دن کی مہمان ہوں، جلدی جلدی شادی کر کے بچوں کے ساتھ کبھی کبھار ملنے آ جایا کرنا، تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ آپ باس ہیں نا، کہاں سمجھیں گے؟ شرم و حیا ہی لڑکیوں کی آن بان شان ہوتی ہے، اور بچوں کا نام سنتے ہی دل میں گدگدی سی ہونے لگتی ہے، ایک کلی پھول بنتی ہے۔ اس وقت جب شبنم کے قطرے اس کے وجود کو مس کرتے ہیں تو کلی منہ کھولے پنکھڑی میں تحلیل ہو کر پھول بن جاتی ہے۔ باد نسیم، باد شمیم اور باد صبح آگاہی اپنے ساتھ نو کھلے پھول کی مہک گرد و نواح پھیلا دیتی ہے۔ جہاں جہاں خوشبو پہنچتی ہے وہاں تازگی کا احساس ہوتا ہے۔ تمہاری تمہید میں تو پورا فلسفہ ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں پہلے بیٹا چاہیے یا بیٹی؟ بیٹا، ہو بہو آپ جیسا۔ اس کا کیا نام رکھو گی؟ پھول۔ بھئی مجھے تو بیٹی پسند ہے پہلی اولاد میں، اور میں اس کا نام رکھوں گا۔ کیا نام رکھیں گے؟ نہیں بتاؤں گا،
یہ سراسر دھوکہ ہے. مجھ سے نام پوچھ لیا بیٹے کا اور بیٹی کا نام بتائیں نا. بتا دوں؟ جی بتائیں نا. اس کا نام ہوگا خوشبو. مجھے پتا تھا پھول جیسا نام آپ چناؤ کریں گے. پھول، خوشبو. دیکھا جولی، دونوں نام کتنے پیارے ہیں. ہاں جی، مجھے بہت پسند ہیں دونوں. بس دو ہی، تیسرے کا نام تو بتاؤ. ہٹیے جناب، دو ہی بہت ہیں. اٹھیے، آپ پہلے نہا دھو کر تیاری کر لیں. عورتوں کی تیاری میں قدرے دیر ہو جاتی ہے. چلیے، آپ نے خود ہی بتا دیا، ہمیں بولنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. میں آپ کے کپڑے درست کر کے رکھتی ہوں اور آپ اپنے بھی. پھول اور خوشبو کو کب تیار کرو گی؟ باس، اب زیادہ تنگ مت کریں. شادی سے پہلے پھول اور خوشبو تیار کرنا شروع کر دیں گے آپ؟ یہ تو اوہ، میں تو بھول ہی گیا. پہلے شادی پھر بچے. معاف کر دو ہمیں. معافی کس بات کی جی؟ بچے کرنے تو ہیں وقت آنے پر. جولی نے کنگ کو بڑے پیار سے دھکیلتے ہوئے واش روم تک پہنچایا. کنگ نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ہنستے ہوئے فقرہ چست کر دیا. آپ آئیے نا، میری کمر کون کھجائے گا. واہ جناب، آپ نہانے جا رہے ہیں؟ نہا کے باہر تشریف لائیے تو کمر بھی کھجا دوں گی. ہم تو آپ کے ایک اشارے پر سب کچھ قربان کر دیں گے. کہتے کہتے وہاں سے بھاگ نکلی. اچھا خطرہ محسوس کر لیا تھا. اچھا کیا بھاگ نکلی، ورنہ کمر کھجا کے جان چھوٹتی. جلدی جلدی نہائیے جناب. جولی کپڑے استری کرتے کرتے محسوس کر رہی تھی کہ وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ وابستگی اختیار کرنے جا رہی ہے جو نہ صرف بہادر ہے، عقل مند بھی ہے اور ذوق و شوق میں مذاق کا عنصر بھی موجود ہے. کبھی آنٹی کا خیال آتا تو دل میں ایک آہ کا وجود بن جاتا، کیونکہ عورت کو اگر بر وقت اس کی من مرضی کا سہارا نہ مل سکے تو وہ ساری زندگی تنہائیوں میں بسر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جہاں دوسروں کے کاندھوں پر ملک عدم کی راہ پر گامزن آخری مسکن میں ابدی نیند سو جاتی ہے. اسے آنٹی سے ہمدردی تھی. وہ کون تھا جو اس کی زندگی میں آیا، دل میں بسا اور پھر بنا بتائے کہاں چلا گیا؟ اگر خبر ہو جائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے یا کسی اور کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے تو یقیناً صبر آ جاتا، لیکن یہ انتظار کہ وہ آئے گا جان لیوا ہی تو ہے. استری بڑے پیار سے وہ کر رہی تھی. باس کی قمیض اس انداز سے دیکھ دیکھ کر کہیں کوئی سلوٹ نہ رہ جائے کہ اچانک سامنے ایک ہیولا سا بدنما ہوانک چہرہ بڑے بڑے دانتوں والا بے ڈھنگا سا نمودار ہوا. اس کے قہقہوں میں تضحیک کا عنصر واضح نظر آ رہا تھا. استری کی گرمائش سے جو ہی جولی کا ہاتھ مس ہوا تو اسے احساس ہوا باس کی قمیض پر استری. اوہ! جولی نے فوراً استری ایک طرف کی. قمیض کو ہر طرف سے دیکھا، کہیں سے جلی نہیں تھی. جولی نے گہری سانس لی اور پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ سانسوں کو درست کرتے ہوئے خیال اس چہرے کی جانب راغب کیا جو آنے واحد آیا اور روپوش ہو گیا. یہ کیسا خیال تھا؟ کون کون سی تکالیف کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اگر باس کی قمیض جل جاتی تو بدشگنی تھی. پہلے آنٹی کا منتخب جوڑا جل گیا اور آنٹی جھلسنے سے بچ گئی. اب باس کی قمیض جلنے میں چند لمحوں کی کسر باقی رہ گئی تھی. آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بدن میں خوف کے مارے جھرجھری سی آ گئی. فوراً خیال بگ باس کا آ گیا جس نے معاف کرنا سیکھا ہی نہیں. کسی کی ہلکی سی خطا بھی وہ معاف نہیں کرتا.
शैतानियत उसकी रग रग में है। खुदा ना करे अगर बॉस को उसने वापस बुला लिया तो मेरा हाल भी आंटी से कम ना होगा। ना मैं कहीं जा सकूंगी और ना ही किंग का पता चल सकेगा। नहीं नहीं, ये जोकर नुमा हवावन्नक चेहरा यूं ही मेरी खुशियों में शामिल हो गया। मैंने अपने ख्यालों में इसका हरगिज़ तयन नहीं किया। ये फरसुदा किस्म के ख्यालात आज मेरी ज़िंदगी में कैसे दाखिल हो गए। दिमाग पर बोझ डालते हुए उसने तय कर लिया कि उनके प्यारों को कोई गुज़ंद नहीं पहुंचा सकता। हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम किसी के ज़रख़रीद ग़ुलाम तो नहीं। हम बुराई और गुनाहों की ज़िंदगी बसर नहीं करना चाहते और ना ही बेगुनाह लोगों का खून करना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसी दौलत जो हमारे प्यार की धज्जियाँ उड़ा दे। आज रात अगर हम वापस घर ना जा सके तो कौन सी क़यामत बर्पा हो जाएगी। आखिर हमारी अपनी भी कुछ ख्वाहिशात हैं। बस हो लेने दे मंगनी, रात बैठकर सोच लेंगे कि अगला कदम क्या उठाना है। हमने मोहब्बत की है और क्या आमरीत इस सुकून को तबाह बर्बाद कर देगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपनी मोहब्बत को दरिंदों के तसल्लुत से कहीं दूर ले जाएंगे और अपनी नेक तमन्नाओं को भेंट नहीं चढ़ने देंगे। किंग कमरे में आ चुका था और वो जूली के तासुरात का बगौर मुताला कर रहा था, जो मुमकिन है इस वक्त अपनी ज़िंदगी के अनमोल लम्हात में खोई हुई थी। न जाने कितने ख्वाबों की ताबीर में मसरूफ़ थी कि उसे एहसास तक न हुआ कि कोई उसके कितना करीब खड़ा है। उसे शरारत सूझी, क्यों ना कमीज़ लेकर फिर वॉशरूम में जाके जूली को आवाज़ दे कि मेहरबानी करके उससे इस्त्री शुदा कमीज़ दे जाए, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। जो ही जूली के कान में आवाज़ आई तो वो चौंक सी गई। बॉस की कमीज़ वो मांग रहे हैं। कहाँ गई? इधर ही तो थी। दिमाग में एक टीस सी उठी, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। ये कमीज़ किधर गई? मेरे सिवा और कौन था यहाँ? क्या सचमुच वो हवानक चेहरा ख्याल नहीं था? लेकिन वो तो उसी वक्त गायब हो गया था और मैंने कमीज़ अपने दोनों हाथों में लेकर अपनी आंखों से इसे देखा था। जलन का कोई दाग धब्बा भी नहीं था। किंग की आवाज़ फिर से आई, भाई कमीज़ कहाँ हो मोहतरमा? जी आ रही हूँ। आप या मैं बाहर आ जाऊँ? जूली ने जवाब देने के बजाय सरपट आंटी के कमरे की जानिब दौड़ लगा दी। आंटी मुझे डर लग रहा है। खुदा के वास्ते मुझे जल्दी बताइए, इस घर में कोई साया है क्या? हमारे साए तो हमारे साथ ही रहते हैं, लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं अपने सायों की बात नहीं कर रही आंटी, मेरा मतलब है भूत प्रेत। हाँ, रहता है एक भूत। नहीं आंटी, वो बॉस की कमीज़ ले गया है। जूली ऊंची ऊंची चिल्ला रही थी। नहीं रहना हमें इस घर में, मैं अभी बॉस को लेके जा रही हूँ। किंग ने जूली के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो फौरन आंटी के कमरे की जानिब आ गया। आपने ये कमीज़ कहाँ से ली? आपने इस्त्री की, हमने पहन ली। क्यों, कोई दूसरी कमीज़ पहनना थी? मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कमीज़ आपको किसने दी? अगर खुद ली है तो कहाँ से ली? जल्दी से बताइए ना, क्यों मुझे पागल करने पे तुले हुए हैं? आंटी की शरारती आंखें जवानी की शरारतों से महफूज हो रही थीं। जूली, तुम सोफे पे बैठी दोनों हाथों से सर को थामे किन ख्यालों में गुम थी?
मैं मैं वो एक हवानक के बारे में सोच रही थी। देखा आंटी, ये मुझे हवानक कह रही है आपके सामने। घबराओ नहीं, इसकी सजा इसे आज रात मंगने के बाद मिलेगी। ठाठे मारती हुई समंदर की लहरें इसी तरह का शोर मचाती हैं। उन्हें साहिल से गुफ्तगू करनी होती है ना, इसलिए जाओ तुम अपने कमरे में जाके अपने किस्से दोहराओ और फैसले भी खुद ही करना। अपनी राजदारी को कभी जाहिर नहीं करना। इतना प्यार है तुम दोनों में, मैं दुआ गो हूँ कि किसी की नज़र ना लगे। बस लड़ाई ख़त्म करो। और जूली, तुम बुरे ख्यालों को दिल में जगह मत दो, वरना ऐसे ख्यालात तारी होने का मकसद मायूसी के अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है आंटी जी, आपकी बातों पर अमल किया जाएगा। आइए जनाब, आप भी। आपकी शरारतों ने तो हमारी जान निकाल दी है। अच्छा ये बताइए ना, आपने ये कमीज़ वहाँ से उठा ली और मुझे बताया तक नहीं। अरे पगली, तुम यहाँ आकर बिल्कुल बदल चुकी हो। बैरूत वाली जूली हम वही छोड़ आए हैं, चुस्त, फुर्तीली, अक्लमंद और हर बात का जायज़ा लेने वाली। बॉस, मैं सच कहती हूँ, यहाँ एक पागल सा लंबे लंबे दांतों वाला बेशक्ल मुझे डरा रहा था। वो तो शुक्र है इस्त्री गरम मेरे हाथ को लगी और आपकी कमीज़ जलने से बच गई। अच्छा तो ये बात थी, इसीलिए कमीज़ से हंडिया जलने जैसी महक आ रही थी। आप भी बस एकदम मौज में हैं। कमीज़ के साथ हंडिया और महक, कुछ फिक्र जचा नहीं। कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन अलग अलग अशिया अगर यकजा हो गई हैं तो समझ लो हलीम बन जाएगी। क्या बात है बॉस, भूख सता रही है तो कुछ बना दूं जल्दी से, कोई ऑमलेट वगैरह? नहीं साहिबा, आज के दिन की मुताबिकत से ऑमलेट वगैरह नहीं चलेगा। हमें तैयारी पकड़कर बाहर की हवा खानी होगी। तो फिर देर किस बात की? मैं तो चली वॉशरूम में, आप तैयारी पकड़े। अच्छा, मेरी ज़रूरत तो नहीं, कहने का मतलब है किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे लेना। बॉस जी, ज़रा एक बार मेरे हो जाइए, फिर देखिएगा क्या क्या हो के रहेगा। ज़रा वजाहत फरमाएंगी क्या क्या होगा? हाँ, वक्त आने पर खुद ब खुद वजाहत होती चली जाएगी। तो इजाज़त, बस अदे शौक़, लेकिन ज़रा जल्दी बाहर आइएगा, बंदा अकेले में बड़ी घबराहट महसूस करता है। जी जानती हूँ, आप और आपकी घबराहट दोनों का दूर दूर तक वास्ता नहीं। कहती कहती किंग की तरफ मुड़ मुड़ देखती जा रही थी। थोड़ी ठोकर लगी, किंग ने एक ही जिस्त में उसे ऊपर उचक लिया। दोनों की आंखें चार हुईं और वक्त जैसे एक जगह रुक सा गया। ये क्या हो रहा है जूली? आंटी की आवाज़ पर फौरन दोनों एक दूसरे से अलग हुए। किंग खिसियानी हंसी बिखेरते हुए कमरे की जानिब चला गया और जूली ने आंटी को हाँ हाँ छा छा करते करते गिरने की रुदात सुना दी, जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत का तासुर मिल रहा था। आंटी जूली की खुशियों के लिए बन ठन के बाहर निकली। बैरूनी दरवाजे के पट खोले, उसने इधर उधर झांका और फिर आ जाओ जल्दी जल्दी की रट लगा दी। जूली और किंग तो पहले ही से तैयार बैठे थे। वो तो चाह रहे थे कि घर से निकलें, कम से कम माहौल तो बदले। आंटी ने आओ देखा ना ताओ झट से टैक्सी पकड़ी और जा पहुँचे शाती बहर के एक नामवर क्लब में। आज की रात सुबह तलक नए जोड़ों की वाबस्तगी की थी। हॉल को खूब सजाया गया था।
उरूसी कुर्सियाँ जूली और किंग का मुकद्दर बनी उल्फत की निशानदेही कर रही थीं। बड़े करोफर से आंटी ने ऐलान करवाया कि जूली और किंग की बाकायदा रस्म मंगनी अदा की जाएगी। हॉल में मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारी मेहमान हैं। आइए मिलकर आज के जोड़े की रस्म मंगनी अदा करें। हर सू तालियों की गूंज सुनाई दी और मरहबा मरहबा के मोहब्बत भरे लबो लहजे कानों के पर्दों में रस घोलने लगे। जूली और किंग सब कुछ भूल कर इस माहौल में ख़ुद को दुनिया के खुशकिस्मत तरीन जोड़ा तस्वर कर रहे थे। जूली के अंग अंग से कौसे कज़ा जैसे रंगों की तस्दीक होने लगी थी। किंग का वजूद एक औरत की चाहत में निखर रहा था।